हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 4 कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुल मिलाकर 29 प्रश्न हैं जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 10th के ज्योग्राफी बुक से 3 अध्याय का ऑलरेडी हमने एमसीक्यू बना करके वीडियो अपलोड कर दिया है। उन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप क्लास 10th अर्थात बोर्ड की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं किसी बोर्ड से तो भी आप वीडियो ये देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प में है रे, रोका, मिल्पा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मिल्पा। याद रखिएगा, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं। अलग अलग देशों में झूम कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्राजील में रोका के नाम से जानते हैं, वेनेजुएला में कोनुकू के नाम से जानते हैं, वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं, इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जानते हैं, जबकि मध्य अफ्रीका में मसूले के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग देशों में झूम कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। झूम कृषि को ही स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बाकी ये पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे डिटेल्स दी गई है कि किस देश में झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं। बाकी स्थानांतरित कृषि जिसे झूम कृषि भी कहते हैं, किसे कहते हैं, यहाँ पे डिटेल्स में लिखी गई है। ठीक है, तो पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, आपको पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मणिपुर में कर्तन एवं दहन प्रणाली कृषि को किस नाम से जानते हैं या जाना जाता है? विकल्प में है झूम, दीपा, स्थानांतरित कृषि या फिर पामलू। सही उत्तर है इसका पामलू। ठीक है, अब हमारे अपने देश में आ जाइए। अपने देश में देखेंगे तो हमारे देश में अलग अलग राज्यों में झूम कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि मणिपुर में हम इसे पामलू के नाम से जानते हैं झूम कृषि को। ठीक है, झूम कृषि को ही कर्तन एवं दहन प्रणाली भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में यहाँ पे स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जानते हैं, जबकि मणिपुर में पामलू के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाएंगे ना तो वहाँ पे इन्हें दीपा कहा जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा कहा जाता है। वहीं पश्चिमी घाट में जाइएगा, खासकर केरल वाला क्षेत्र में, तो वहाँ पे कुमारी के नाम से जानते हैं झूम कृषि को। वहीं झारखंड में पहुँचिएगा तो झारखंड में झूम कृषि को कुरुआ के नाम से जाना जाता है, कुरुआ के नाम से। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, देख सकते हैं। झूम कृषि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में ये झूम कृषि के नाम से जानते हैं। पूरे डिटेल्स दिया हुआ है, ये पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, मोटा अनाज, कपास या फिर चना। सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी, चना। याद रखिएगा, दिए गए विकल्पों में से चना बिल्कुल सही है, चना रबी फसल है, जबकि बाकी जो विकल्प बच रहे हैं चावल, मोटा अनाज, कपास, ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, रबी फसल वे फसलें होती हैं जो सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं। बुआई का टाइम अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है, जबकि कटाई का समय मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में होता है। ठीक है, चलिए और भी रबी फसल के उदाहरण हैं, जैसे कि गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, मसूर, अलसी, ये सभी रबी फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? विकल्प में है रबड़, जूट, कपास या फिर कहवा। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जूट। ठीक है ना, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसे सुनहरा रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रंग सुनहरा भूरा होता है, इसमें प्राकृतिक चमक होती है और ये मजबूत, टिकाऊ और सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा होता है। ठीक है ना, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो बोरा बनाने में, रस्सी बनाने में, चटाइयाँ बनाने में, सूत, कालीन, बैग, सजावटी वस्तुएं बनाने में इसका काम आता है। ठीक है, किसका? जूट का। ठीक है, बात करें यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में, तो पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर होगा। बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय राज्यों में जूट का उत्पादन अच्छे मात्रा में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगर सफ़ेद रेशा पूछे ना तो आप कपास बताइएगा। ठीक है,
सफ़ेद रेशा पूछे तो कपास, सुनहरा रेशा पूछे तो जूट होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बताना है भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? विकल्प में है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। विकल्प के अनुसार बहुत आसान सा सवाल हो गया है ना। तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत के पश्चिम बंगाल में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, धान भारत की सबसे महत्वपूर्ण खरीफ खाद्यान्न फसल है और देश की बड़ी आबादी का मुख्य भोजन भी यही है, धान। ठीक है, भारत में धान का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए, और ये खरीफ फसल है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके लिए, धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है? बताना है, धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है कितना? 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, या फिर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, या फिर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ये भी इसमें विकल्प आसान दिया हुआ है ना। चलिए बताइए इसका जल्दी उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है, इसे अच्छी वृद्धि के लिए गर्म और आर्द्र मतलब कि नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है यहाँ पे। ठीक है, मिट्टी जरूर मिट्टी अच्छा माना जाता है इसके लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, किस प्रकार की मृदा में कपासी खेती होती है? बताना है किस प्रकार की मृदा में कपासी खेती होती है। बलुआ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सबको पता होगा। क्या हो जाएगा आंसर, बताइए जल्दी से। आपका हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है ना, काली मिट्टी मृदा में कपास की खेती अच्छे से की जाती है। ठीक है ना। कपास भारत की एक प्रमुख नकदी और रेशेदार फसल है। कपासी खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आपको याद रखनी है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बाकी जो फैक्ट लिखी हुई है ये पीडीएफ फाइल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तीसरा या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, बताना है आपको। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तीसरा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा द्वितीय। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, आप देखेंगे तो लगभग खाद्यान्न उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चावल है, गेहूं है ना, बाजरा है, ठीक है, चाय है, तो लगभग चीज़ों में देखेंगे तो दूसरा स्थान है। ठीक है, आप चैप्टर नंबर जब पढ़ेंगे, कृषि वाला चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लगभग में दिया हुआ है कि दूसरा स्थान है। ठीक है, तो अगर सब कुछ भूल गए, याद नहीं है, तो तुक्का लगाना चाहें तो दूसरा लगाइएगा आप, द्वितीय नंबर। ठीक है, दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है, और भारत में बात करें तो भारत में असम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है और ये किस राज्य में है, दार्जिलिंग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या फिर औद्योगिक क्रांति। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो श्वेत क्रांति से संबंध है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड भारत का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 1970 में किया गया था वर्गीज कुरियन के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा, वर्गीज कुरियन के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, 1970 में, ये आपको याद रखनी है। ठीक है ना। उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना और पूरे देश में दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इस कार्यक्रम के कारण भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना और बाद में ये विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड की वजह से। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से, याद रखिएगा। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखें, और भी बहुत सारी क्रांति पूछी जाती है, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति। तो इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया रखिएगा। ठीक है, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से और भूरी क्रांति उर्वरक या चमड़ा के उत्पादन से। ठीक है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है।
गेहूं और मक्का, मक्का और चना, चावल और बाजरा या फिर चावल और गेहूं। इसको बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा, चावल और गेहूं। ये भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, ठीक है, चावल और गेहूं। चलिए आगे अगला सवाल लेते हैं। और ये भी याद रखिएगा, चावल खरीफ फसल है, गेहूं रबी फसल है। अगला सवाल है, इनमें से कौन फलीदार फसल है? इनमें से कौन फलीदार फसल है? चावल, चना, कपास या फिर मोटा अनाज? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बताना है कि कौन सा फलीदार फसल है, चावल, चना, कपास या फिर मोटी अनाज। विकल्पों के आधार पर यह भी आसान सा सवाल है, ठीक है। फलीदार फसलें वे फसलें होती हैं जिनके बीज फलियां के अंदर होते हैं, ठीक है ना। जो बीज होता है ना, फल के अंदर पाए जाते हैं। इन फसलों की सबसे बड़ी विशेषता यह होता है कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मिट्टी में स्थिर करती हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है या फिर बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, ठीक है। ये क्लास 8 में साइंस के बुक में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें प्रमुख फलीदार फसलों के बारे में तो चना है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, मसूर है, ठीक है, राजमा है, मटर है, तो ये सभी फलीदार फसलें के उदाहरण हैं, ठीक है। तब विकल्पों के आधार पर आप देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प, चना। चना एक यहाँ पे फलीदार फसल है, ठीक है। और ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है ना। और ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और फसल चक्र में इनका विशेष महत्व होता है, ये भी याद रखना है, ठीक। चलिए बाकी प्रमुख उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, ठीक है ना, याद रख सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। ये सब कुछ है यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये दाल होगा, दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये सभी आप PDF में जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है। विकल्प में है गन्ना, चावल, गेहूं या फिर चना। सही उत्तर है इसका गन्ना। गन्ना एक फसल जो है, गन्ना फसल जो है ना, ये रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि का एक प्रकार है जिसमें बड़े बड़े खेतों में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। फिर से सुनिएगा, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जिसमें बड़े बड़े खेतों में एक ही प्रकार की फसल लगाई जाती है या फिर उगाई जाती है। इस कृषि में अधिक पूंजी लगती है, अधिक आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है। उत्पादन मुख्यतः बाजार या निर्यात के लिए किया जाता है, ठीक है। बात करें भारत की प्रमुख रोपण फसलों के बारे में तो चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, नारियल। इतना याद रखिएगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला और नारियल, ठीक है। ये सभी नकदी फसल कहिए या फिर रोपण फसल कहिए, ये दोनों का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, बिहार, असम या फिर मणिपुर। इसका आंसर ऑलरेडी बता चुके हैं, सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर सी, असम, ठीक है। भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है, ठीक है ना। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। यहाँ की जलवायु, अधिक वर्षा और उपजाऊ मिट्टी चाय की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। असम की चाय अपनी गहरी रंगत, तेज स्वाद और उच्च गुणवत्ता के कारण ये पूरे दुनिया में ये प्रसिद्ध है, ठीक है, असम वाला जो चाय होता है, ठीक है ना। और इस वर्षा इसको कितनी जरूरत होती है? 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक की इसकी वर्षा की आवश्यकता होता है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक की आवश्यकता होती है, ठीक है। मिट्टी अम्लीय होगा तो ज़्यादा बेहतर होता है। और भूमि जो होता है ना, पहाड़ी ढलानों में ये सबसे उपयुक्त माना जाता है। पहाड़ी जो ढलान होता है ना, स्लोप जो होता है, वो ये सबसे उपयुक्त माना जाता है ये भूमि इसके लिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताना है पूरी दुनिया में कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो NCERT के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सही आंसर मिलेगा आपको दूसरा, ठीक है। ये NCERT के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। वैसे याद रखिएगा कि हाल के वर्षों में उत्पादन के आंकड़े बदलते रहते हैं। कई स्रोतों के अनुसार आप देखेंगे तो भारत पहले स्थान पर भी रहा है ना। लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग आपको दूसरा स्थान ही चयन करना है, ठीक है। चलिए आगे देखें। और कपास उत्पादन में देखें तो सबसे आगे कौन सा राज्य हमारे भारत में? तो ये गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है,
वह कृषि जिसमें किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करते हैं और आमतौर पर इसमें पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? जीविका निर्वाह कृषि, गहन कृषि, रोपण कृषि या फिर वाणिज्यिक कृषि। अब तो ऐसे समझ में आ ही गया होगा कि विकल्प नंबर सी और डी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बाजार में बेचने के लिए या तो निर्यात करने के लिए यहाँ पे रोपण कृषि या वाणिज्यिक कृषि की जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है? अपने परिवार के जीविका के लिए, ठीक है। तो ए और बी विकल्प में कोई हो सकता है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो होगा ए विकल्प, जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है। जीविका निर्वाह कृषि वह कृषि है जिसमें किसान अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करते हैं। इस कृषि का उद्देश्य तो होता है बाजार में बेचकर लाभ कमाना, इस कृषि का उद्देश्य होता है बाजार में बेचकर लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि परिवार का भोजन जुटाना होता है, ठीक है। मेरा कहने मतलब ये है कि इसका उद्देश्य क्या होता है? बाजार में बेचना नहीं होता है, बेचकर लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि परिवार का भोजन जुटाना होता है, ठीक है, जीविका निर्वाह कृषि में, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं यहाँ से। और एक है आपका गहन जीविका निर्वाह कृषि। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। गहन जीविका निर्वाह कृषि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती हैं। छोटे खेतों में अधिक श्रम लगाया जाता है। सिंचाई, उर्वरक और आधुनिक तकनीकों का भी उसमें उपयोग किया जाता है गहन कृषि में, ठीक है। बाकी दोनों तो बता ही दिए आप ऊपर में। चलिए अगला सवाल है गहन निर्वाह कृषि खालिस्तान क्षेत्रों में की जाती है। उच्च जनसंख्या, कम जनसंख्या, घने जंगल या फिर रेगिस्तान। इसका उत्तर अभी बता चुके हैं, क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा इसमें उच्च जनसंख्या। जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे गहन निर्वाह कृषि की जाती है। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक कृषि का एक प्रकार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है ना, नहीं पूछा है। दूध उत्पादन, अनाज कृषि, पशुपालन या फिर गहन निर्वाह कृषि। व्यावसायिक कृषि को एक प्रकार कौन सा नहीं हो सकता? तो विकल्प नंबर डी नहीं होगा, गहन निर्वाह कृषि। बाकी दूध उत्पादन, अनाज की कृषि, पशुपालन ये सभी व्यावसायिक कृषि का एक प्रकार है। बाकी गहन निर्वाह कृषि ये आपका व्यावसायिक कृषि नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शस्य ऋतुएं हैं? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जरा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है ना। शस्य ऋतुएं, क्रॉपिंग सीजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉपिंग सीजन। ये क्या होता है? तो शस्य ऋतुएं का अर्थ है फसल उगाने का मौसम। भारत में जलवायु और मौसम के अनुसार देखेंगे तो भारत में 3 प्रमुख शस्य ऋतुएं हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ठीक है। तो ये इसको कब लगाते हैं, कब काटते हैं, इसके कौन कौन सी फसलें होती हैं, ये सभी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रबी फसल किस अवधि में बोया जाता है? बताना है कि रबी फसल जो है ना कब लगाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में, अक्टूबर से जनवरी के मध्य में, मानसून के आगमन के समय या फिर सितंबर से अक्टूबर के मध्य में। सही उत्तर होगा इसका अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में रबी फसल लगाते हैं, ठीक है ना। रबी फसलें वे होती हैं जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती हैं, ठीक है। बुआई का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर और कटाई का समय होता है, हार्वेस्टिंग का समय होता है अप्रैल से जून के बीच में, ठीक है। बाकी इसका उदाहरण तो बता ही दिया बहुत सारा। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। मक्का, ज्वार, कपास या फिर जौ। बताइएगा कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, तो मक्का, ज्वार, कपास ये सभी खरीफ फसल का उदाहरण है, जबकि जौ जो है ना ये रबी फसल का उदाहरण है। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही होगा। खरीफ फसलें वे फसलें होती हैं जो मानसून के मानसून के आगमन मतलब कि जून जुलाई के ये साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ठीक है, इन फसलों को अधिक तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। खरीफ फसल के उदाहरण में हो गया आपका धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन जरूर याद रखिएगा, सोयाबीन खरीफ फसल का उदाहरण है, यहाँ से लोग कन्फ्यूज करते हैं सोयाबीन। कपास, जूट और मूंगफली ये सभी प्रमुख खरीफ फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जौ आपका क्या है, एक रबी फसल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में औस, अमन और बोरो की 3 फसलें उगाई जाती हैं। बताना है कि किन राज्यों में औस, अमन और बोरो की 3 फसलें उगाई जाती हैं। विकल्प में है असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या इनमें से सभी।
सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। याद रखिएगा, औस, अमन और बोरो क्या है, तो ये धान की 3 अलग अलग मौसमी फसलें हैं। जहाँ पूरे वर्ष पर्याप्त वर्षा और सिंचाई उपलब्ध रहती है, वहाँ धान की एक वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती हैं। इसे ही हम लोग औस, अमन और बोरो के नाम से जानते हैं। और ये 3 प्रकार की फसलें कहाँ देखने को मिलती हैं, तो असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साल में तीन कह सकते हैं, साल में 3 बार ये फसलें लगाई जाती हैं। जैसे कि औस है ना, तो औस के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये इसकी बुआई होती है अप्रैल से मई के बीच में। ठीक है, अमन जो होता है वो जून से जुलाई के बीच में लगती है, जबकि बोरो जो होती है वो दिसंबर से जनवरी में ये फसल लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो वैसे इतना डीपली क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, फिर भी याद रख सकते हैं। औस की जो फसल है वो अप्रैल से मई में लगता है, अमन वाला जो है वो जून से जुलाई के बीच में लगता है, और बोरो वाला जो है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में लगता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद ऋतु में उगाई जाने वाली फसल नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूछा है नहीं है। ठीक है, विकल्प में देखिए क्या क्या दे रखा है। विकल्प में है तरबूज, खीरा, खरबूजे या फिर मूंगफली। बताना है कि कौन सा जायद ऋतु में उगाई जाने वाली फसल नहीं है। तो ये कौन सा है, ये है मूंगफली। मूंगफली जायद ऋतु में उगाई जाने वाली फसल नहीं है। ठीक है, जायद फसल क्या होता है, तो जायद फसल वह फसल होती है जो रबी और खरीफ के बीच की अवधि में उगाई जाती है, खास करके मार्च और अप्रैल के बीच में। ठीक है, इन फसलों की खेती मुख्यतः सिंचाई की सहायता से की जाती है, क्योंकि इस समय वर्षा नहीं होती है। ठीक है, प्रमुख जायद फसल का नाम याद रखिएगा, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई। ठीक है, ये सभी जायद फसल के उदाहरण हैं। अगला सवाल है गेहूं के बारे में कौन सा कथन गलत है। बताना है गेहूं के बारे में कौन सा कथन गलत है। विकल्प में है गेहूं रबी फसल है, इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, इसे उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है, गेहूं भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत कथन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट विकल्प देखें तो सही दिख रहा है कि गेहूं रबी फसल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। और इससे उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि डी विकल्प दे रखा है गेहूँ भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, ये कथन गलत हो जाएगा। देखेंगे तो चावल भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, गेहूँ दूसरे नंबर पर है। तो अर्थात विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मक्का फसल के लिए कितना सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। दिए गए विकल्पों के अनुसार आपको बताना है कि सही उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। चलिए इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर ए। ध्यान रखिएगा 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक आवश्यकता होता है मक्का फसल के लिए। ठीक है ना, तो ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। मक्का भारत की प्रमुख खाद्यान्न तथा चारा फसल है, इसे मनुष्य के भोजन, पशुओं के चारे तथा स्टार्च, ग्लूकोज, कॉर्न ऑयल आदि उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ये मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्य, ये कह सकते हैं कि मनुष्य का भी भोजन है और पशुओं का भी भोजन है। ठीक है, दोनों के लिए है मक्का। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गन्ना फसल के संबंध में असत्य है। ध्यान रखिएगा, पूछा है गन्ना फसल के संबंध में असत्य है। पहला है गन्ना एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है, इस फसल के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो बात करें यहाँ पे पहला विकल्प के बारे में जो दे रखा है कि गन्ना एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है, इसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, बी विकल्प में है इस फसल के तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, ये कथन यहाँ पे गलत है। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के अनुसार गन्ने की अच्छी वृद्धि के लिए लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है, 21 से 27 ना कि 37। ठीक है, तो ये कथन गलत है। 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये ठीक है। और ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत कौन सा हुआ यहाँ पे, विकल्प नंबर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी विकल्प गलत हो जाएगा।
ठीक है। बाकी याद रखिएगा परीक्षा में जो अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि गन्ना किस प्रकार की फसल है, तो नकदी फसल है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। गन्ने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक। और गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है जबकि दक्षिण भारत में रबी की फसल है। मूंगफली, अलसी, सरसों या फिर तिल। ये एनसीईआरटी बुक में आप जब पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 में कृषि चैप्टर, तो इसमें साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताइए पहले इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। डी मतलब तिल। तिल जो है ना, तिल एक प्रमुख तिलहन फसल है। इसके बीजों में तेल, इसके बीज से जो है ना तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो तिल जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग मौसम में उगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये फसल ऐसा है जो उत्तर भारत में खरीफ फसल की तरह है, जबकि दक्षिण भारत में ये रबी फसल की तरह लगता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही होगा। इसके अलावा ध्यान रखिए अरंडी। अरंडी भी जो है ना ये खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में लगाई जाती है। कौन सा, अरंडी जो है ना, ये आपका खरीफ फसल, ये कह सकते हैं मतलब कि खरीफ फसल जो है, ये अरंडी जो है खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सरसों और अलसी ये प्रमुख रबी फसलें हैं, ये सब भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो शुरू में यमन से भारत लाई गई थी। रोबस्टा, अरेबिका, कैनफेरा या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर बी, अरेबिका। ठीक है ना, याद रखिएगा अरेबिका दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और उच्च गुणवत्ता वाली कॉफ़ी की किस्में हैं। भारत में सबसे पहले अरेबिका कॉफ़ी अमन से लाई गई थी। ठीक है, भारत में कॉफ़ी की खेती की शुरुआत बाबा बुदान ने की थी। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में बाबा बुदान अमन से कॉफ़ी के 7 बीज ला करके कर्नाटक की बाबा बुदान पहाड़ियों पर लगाए थे। यहीं से भारत में कॉफ़ी की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से परीक्षा में पूछे जाने 3 प्रश्न जरूर याद रखिएगा। पहला प्रश्न कि यमन से भारत लाई गई कॉफ़ी की किस्म कौन सी थी, तो अरेबिका। भारत में कॉफ़ी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो बाबा बुदान की पहाड़ी से, जो कि कर्नाटक में है। और भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, रबर उत्पादन के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, बताना है। रबर उत्पादन के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 25 डिग्री सेल्सियस से कम, 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सही आंसर है ये विकल्प 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान की आवश्यकता होती है रबर उत्पादन के लिए। और ये भी याद रखिएगा रबर एक रोपण एवं नकदी फसल है। ठीक है, रबर पेड़ के तने से निकलने वाले दूध जैसे सफ़ेद तरल लेटेक्स जो होता है उससे प्राप्त होता है। इसी लेटेक्स से प्राकृतिक रबर बनाया जाता है। ठीक है, तो सवालों में एग्जाम में पूछे जाने सवाल क्या क्या बनते हैं, जैसे कि रबर के लिए आदर्श तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। रबर के लिए कितनी वर्षा चाहिए, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केरल। रबर किस प्रकार की फसल है, तो रोपण। ठीक है, रोपण का और या फिर नकदी फसल। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांवों के मालिक थे भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की थी, इसे क्या कहा गया। भूदान, ग्रामदान, रक्तहीन क्रांति या फिर ग्राम स्वराज। नाम से पता चल रहा है ना, पूछ रहा है कि कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांवों के मालिक थे भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की थी, इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया ग्रामदान। क्या कहा गया, ग्रामदान। ठीक है, ग्रामदान का अर्थ है पूरे गांव का दान। ठीक है ना, तो ग्रामदान आंदोलन में हुआ क्या था, इस आंदोलन में कुछ बड़े जमींदारों ने अपने पूरे गांव की भूमि समाज के हित में दान करने की घोषणा की। ठीक है, ताकि भूमिहीन लोगों को भूमि मिल सके और गांव का सामूहिक विकास हो सके। ठीक है, इससे शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत के दौरान ही ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है आपका भूदान और दूसरा है ग्रामदान। दोनों में अंतर क्या है, तो भूदान जो है ना ये भूमि जो होता है, भूदान में भूमि का दान किया जाता है, जबकि ग्रामदान में पूरे गांव को दान किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए भूदान आंदोलन का मुख्य शुरुआत अगर देखा जाए तो 1951 में हुआ था। स्थान पूछा जाए कहाँ से, तो पोचमपल्ली जो कि तेलंगाना में है। इसके शुरुआत करने वाले कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है, तो ये सब फैक्ट पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थे
अध्याय 4 जो कृषि चैप्टर था हमारा, इसमें 29 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पूछे गए थे। सॉरी मतलब जो हमारे इंपॉर्टेंट सवाल थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।